नमस्ते बच्चों। बीकॉम पार्ट 3 पेपर फर्स्ट आयकर इनकम टैक्स, इसके लिए कई तरह के वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए हैं और आपने देखे भी हैं। हालांकि फीडबैक आपका अभी मिल नहीं पा रहा है, तो जो चीज़ रिपीट हो रही है उसी को वापस वीडियो के रूप में आपको दिया जाए। उससे बेहतर ये है कि कुछ नया करने के हिसाब से आज कुछ अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ये, हालांकि अभी नई किताब भी आई नहीं है, जैसी सूचनाएं मिल रही है कुछ दिनों में आपके और हमारे पास नई किताबें भी होंगी। तो आज जो अपन किसी भी विषय को जब अगर अपने को खुद ही पढ़ना और ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था तो की जा रही है, सरकार की तरफ से प्लान भी किया जा रहा है, लेकिन तब तक अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि केवल बुक ही है और हमें ही पढ़ना है, तो उस हिसाब से किसी चीज़ को किस तरीके से एक जो बेसिक लर्नर होता है उसके हिसाब से आज कुछ आगे एक दो वीडियो में अपन करने की कोशिश करेंगे। आयकर विषय ऐसा है, जटिल है, धाराएं हैं और इसको याद करना तो आसान है, लेकिन अगर समझ लिया जाए तो ये अपने को स्थायी रूप से थोड़ा आगे मदद करता है। वरना होता यही है कि जनरली रट के या याद करके और परीक्षा पास करके अपन भूल जाते हैं। तो इसको यदि संबंधित रेफरेंस के साथ समय समय पर पुस्तक में अगर अपन देखते रहें तो पुरानी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। वैसे शुरुआत अपने को आज करनी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम आय की परिभाषा या आय में किन किन मदों को, किन किन प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, उस समय कई तरह की धाराएं आएगी, उसको भी अपन देखेंगे। सबसे पहले तो आज अपन ये देख रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। प्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए। ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपके। गत वर्ष क्या है? नए स्थापित व्यापार की गत वर्ष की अवधि को समझाइए। एक फर्म ने अपने, और ये आगे अलग अलग होगा, तो कुछ जहाँ कहीं जब पढ़ने के दौरान अपने को लगता है कि यह ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री है जिस पर प्रश्न पूछे गए हैं आम तौर पे, ये आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में भी दिखाया जाएगा। कर निर्धारण वर्ष क्या है? ऐसी किन्हीं 4 प्राप्तियों के नाम दीजिए जो आय में सम्मिलित की जाती है। आय के मोड से आप क्या समझते हैं? तो पढ़ते समय ही यदि हम इन चीज़ों को मार करते जाएं, वैसे भी ये पुस्तकें जो होती है आयकर की, ये एक ही साल के लिए मान्य होती है। हम भी जैसे पिछले वर्ष की किताब से भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन नई किताब का हम इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ ये इसी हिसाब से अपन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगती चलेगी उस पर मार्क करते चलेंगे। तो शुरुआत से अपन लेते हैं, क्योंकि आपके पास अभी पुस्तकें होगी नहीं। यदि कुछ लोगों के पास हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ई कंटेंट के रूप में उनको कुछ मटेरियल भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा तो आप उससे और ये इन चीज़ों को कोरिलेट कर लें। फर्स्ट चैप्टर है आपका परिचय एवं परिभाषाएं, ठीक है। तो इसके बारे में बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे, मैं समझता हूँ वीडियो में ये रीडेबल होगा। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो है करों के प्रकार, काइंड ऑफ टैक्स। इसमें 2 तरह के कर बताए गए हैं, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर वह लगाया जाता है, अर्थात कराघात। इट मीन्स इंसिडेंस और टैक्स, और करापात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस यानी वो घटना जब टैक्स लगाया जा रहा है, और उस लगाए जाने का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, यदि ये दोनों एक ही समान व्यक्ति पर ही हो रहा है तो ऐसा कर को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसमें सिंपल भाषा में यदि कहें तो जिस व्यक्ति पर इस कर को लगाया जाता है
वह व्यक्ति अपने स्वयं के पास से इस कर का भुगतान करता है। वह इस कर को अन्य व्यक्ति से वसूल नहीं कर सकता है। प्रत्यक्ष करों में आयकर प्रमुख है। तो ये जो तीन चीजें आ रही है, यदि प्रत्यक्ष कर के बारे में अपन शॉर्ट में कहें कि 3-4 बिंदुओं में इसको समझाना पड़ता है, तो कि उसी भार उसी व्यक्ति को वहन करना जिस पर लगाया जाता है। दूसरा, जिस व्यक्ति पर इस कर को लगाया जाता है वह व्यक्ति स्वयं के पास से भुगतान करता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, इस कर को अन्य व्यक्ति से वसूल नहीं कर सकता है। और डायरेक्ट टैक्सेज में हमारे भारत में आयकर को भी एक प्रमुख माना गया, इसीलिए आप और हम इसको पढ़ रहे हैं वाणिज्य के विद्यार्थी होने के नाते। वैसे ये सामान्य विषय हो चुका है। आम जनता सब जो भी एक निर्धारित सीमा से अधिक होती है उसे आयकर का रिटर्न भरना होता है। हर वैधानिक जहाँ कहीं भी, चाहे आपको ऋण लेना हो या चाहे अन्य कोई अपनी व्यापार चलाना हो, तो सबसे पहले आयकर रिटर्न की बात आती है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर कौन सा कर होगा? ऐसा कर होगा जिसमें ये जो ऊपर दोनों घटनाएं बताई थी, इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, यहाँ पर एक ही व्यक्ति पर होगा तो डायरेक्ट होगा। लेकिन जब ये दोनों चीजें किसी अलग अलग व्यक्तियों पर हो, एक या अधिक व्यक्तियों से संबंधित हो, तो इस कर को हम अप्रत्यक्ष कर मानते हैं। हाल यद्यपि भुगतान उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिस पर इसे लगाया जाता है। इट मीन्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स जब हो रहा है, जिससे कर लिया जा रहा है या जिस व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान किया जा रहा है, वह यह इसमें खास बात क्या है कि वह ऐसे कर को वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लेता है। इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स जिन चीज़ों पर लगाया जाता है, चाहे वो सेवाओं पर भी लगाया जा सकता है और वस्तुओं पर भी लगाया जा सकता है, और भी कई प्रकार के जीएसटी में अपन देख ही चुके हैं कि अप्रत्यक्ष कर कई प्रकार के होते हैं। इसमें यही होता है कि जो कर का भुगतान करता है वह अलग होता है, और अंतिम रूप से जिस इस कर का को वहन जो करता है, इसका भार जो वहन करता है, वो एक अलग व्यक्ति होता है। इसलिए ऐसे कर को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और क्लियर किया गया कि ऐसे कर का भार, बर्डन या इम्पैक्ट वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर में वस्तु एवं सेवा कर, ये जो मुख्य है, जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। ये आपने जीएसटी का वीडियो देखा होगा तो उसमें ये सब चीज़ें आ चुकी। इनके अलावा भी अन्य कई चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये आयकर की संक्षिप्त इतिहास है। यद्यपि इसमें प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर भविष्य में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां वगैरह करनी है, उसके हिसाब से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे आप लागू अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में या कहीं टिक कर सकते हैं। इस पे अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप पढ़ लें। इसके बाद जो मुख्य आयकर संबंधी व्यवस्थाओं को समझने के लिए जिन अधिनियमों अथवा नियमों का अध्ययन आवश्यक माना गया है, वो अब अपन देखेंगे। पहला है आयकर अधिनियम 1961। आयकर अधिनियम 1961। इस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार इसे आयकर अधिनियम 1961 कहते हैं, और ये लागू कब से हुआ है? 1 अप्रैल 1962 से। तो अब इसमें हमें 3 चीज़ें ऐसी है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में के हिसाब से याद रखनी है कि आयकर अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 62 से। कहाँ लागू होता है? संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू होता है। और इसमें क्या कहा गया है? इस अधिनियम में 298 धाराएं एवं 14 अनुसूचियां हैं। ये संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपने अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे आयकर अधिनियम की होगी कि विश्व में सबसे अधिक परिवर्तन यदि किसी
आयकर से संबंधित अधिनियम में हुए हैं तो वो हमारे भारत में ही हुए हैं। हो सकता है इस वर्ष की पुस्तक में कुछ और आपको चेंजेस देखने को मिल जाए। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है, इसमें खुद ही लिख रहा है आगे कि अतिरिक्त समय समय पर टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट द्वारा भी परिवर्तन किए जाने। जितनी तेजी से भारत में आयकर अधिनियम में परिवर्तन हुए हैं उतनी तेजी से संभवतः विश्व के किसी भी देश में आयकर से संबंधित कानून में परिवर्तन नहीं हुए हैं। फिर है इसी के साथ आप सेकंड आयकर नियम 1962, वो था अधिनियम एक्ट, और ये है रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962। वो एक था 1961 का और रूल्स है जाने जाते हैं 1962 के नाम से, और ये भी 1 अप्रैल 1962 से ही प्रभाव में आए थे। बेसिकली ये इस एक्ट को के एप्लीकेशन से रिलेटेड वो रेगुलेटरी अरेंजमेंट्स हैं जिनके तहत इस एक्ट की व्यवस्थाएं लागू की जाती है। ये आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों की कार्यविधि एवं क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत नियम, फॉर्म, प्रपत्र आदि का वर्णन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आगे जब हम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में जाएंगे तो उसमें हाश का चैप्टर आएगा, तो हाश की दरें भी इन नियमों के तहत हमें देखने को मिलती है। अनुलाभों के मूल्यांकन, ब्याज की गणना आदि के संबंध के नियम, तो ये इस अलग अलग परिवर्तित होते रहते हैं और ये आयकर नियमों के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे। फिर है तीसरा वित्त अधिनियम वार्षिक। ये हर साल जो बजट अपन जो बोलते हैं, बजट की बड़ी एक वो सब आम प्रतीक्षा रहती है और बजट एक का बड़ा कॉमन है। तो आयकर अधिनियम 1961 में आयकर की दरों का उल्लेख नहीं है, अतः सरकार प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम में इन दरों की घोषणा करती है जिसके आधार पर कर चुकाना पड़ता है। साधारणतः वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम दिन संसद में वित्त विधेयक पेश करता है। अब ये पिछले वर्ष की अलग व्यवस्थाएं थी, इस वर्ष की अलग व्यवस्थाएं हैं। और निर्मला सीतारमण जी का लाल बस्ता आपको यदि सोशल मीडिया से थोड़ा आप कनेक्ट रहे होंगे तो आपको ध्यान आ ही रहा होगा, है ना। तो पहले ब्रीफ केस आता था, अब वो थोड़ा परिवर्तित हो गया पिछले कुछ सालों से। तो ये उससे संबंधित है। बेसिकली ये है कि इस वित्त अधिनियम वार्षिक या आयकर की बजट में वो दरें तय की जाती है, बाद में संसद में इस पर बहस होती है, और यदि कहीं कोई कर कटौती प्रस्ताव वगैरह आते हैं तो उसके बाद जब ये संसद से पारित हो जाता है तो ये फिर वित्त अधिनियम कहलाता है। अंतरिम वित्त अधिनियम भी कई है, वो आप थोड़ा देख लें, हालांकि इसके बारे में प्रश्न कम पूछे गए हैं। फिर इसके अलावा अलग है प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र। अनेक बार ये देखने में आया है कि आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधान स्पष्ट एवं विस्तृत नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के आयकर पदाधिकारी भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं। तो कर निर्धारण में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से जो बोर्ड होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, उसके द्वारा अलग अलग क्लैरिफिकेशन या सर्कुलर जारी किए जाते हैं, और ये इन लागू करने के लिए और इनको मानने के लिए पदाधिकारी बाध्य होते हैं। लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन भी दी गई कि कोई ये जो CBDT बोर्ड कोई ऐसा परिपत्र जारी नहीं कर सकता, उसको ये पावर नहीं है जो अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के विपरीत हो या जिससे करदाताओं के कर दायित्व में वृद्धि होती हो। यानी यदि कोई सर्कुलर या कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन इसके द्वारा दिया जाता है जो उन मुख्य आयकर अधिनियम के प्रावधान है उसके विपरीत हो, या ऐसा है कि जिससे अनावश्यक बर्डन आम पब्लिक पर बने। इसके अतिरिक्त कई सरकारी अधिसूचनाएं जारी की जाती है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, और इसी में अलग अलग रियायतें वगैरह
कई प्रकार के हैं जिनको आगे भी देखेंगे और आप ये यहाँ पे देख लें। इसके अतिरिक्त न्यायिक निर्णय, आयकर अधिनियम एवं आयकर नियमों के विवेचन में अपीलेट ट्रिब्यूनल, विभिन्न उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यदि कोई ऐसे मामलों में जहां आयकर के संबंध में अपील की गई है और कोई महत्वपूर्ण निर्णय दिया जाता है तो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी माना जाता है, रेगुलरिटी इसको शामिल किया जाता है। ठीक है। सरकार यदि उससे असंतुष्ट हो तो अधिनियम में संशोधन करके भविष्य के लिए निर्णय को प्रभावहीन कर सकती है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जिससे कि गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं है तो उस समय तो वो मानेगी, लेकिन भविष्य के वर्षों के लिए यदि वह उसको नल एंड वॉइड, प्रभावहीन करना चाहती है तो उसे आयकर अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये भी एक हमारे आयकर अधिनियम या आयकर से संबंधित जो हमारा विषय है उसके संबंध में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आयकर का दायित्व, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। यह इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान हैं वो अपने को ध्यान में रखने हैं। पहला, यह कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है। कर निर्धारण वर्ष मीन्स असेसमेंट ईयर। यह कर प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है, टोटल इनकम पर। तो ये असेसमेंट ईयर, टोटल इनकम। और गणना, ये गणना कैसे की जाएगी कुल आय की? अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। किसके अनुसार की जाएगी? एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। फिर ये सामान्यतः शब्द को करो, गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। किसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स ऑन प्रीवियस ईयर इनकम। गत वर्ष की परिभाषा जब अपन समझेंगे तब ये बात आ जाएगी कि गत वर्ष क्या होता है और गत वर्ष अलग अलग परिस्थितियों में कैसे होता है। तो उस गत वर्ष की इनकम पर चालू वर्ष में लगाया जाता है। टैक्स ऑन प्रीवियस ईयर इनकम इम्पोज्ड इन करेंट ईयर। कर की दरें प्रत्येक वित्त वर्ष अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। ये हम पढ़ ही चुके हैं बजट के संदर्भ में। प्रावधान होने पर कर की कटौती उद्गम स्थान पर ही कर ली जाती है। तो अगर कोई प्रावधान है तो वो टीडीएस पहले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कर की कटौती उद्गम स्थान पर ही कर ली जाती है, अथवा कर का अग्रिम भुगतान भी करना पड़ता है कई परिस्थितियों में। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आयकर के दायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पे अपन जाएंगे, उसके पहले अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये 2-3 पेज का जो मैटर है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अब अपन देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन किस प्रकार इम्पोर्टेंट बनते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको। अब हम कह सकते हैं कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत कर का भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़े जिस पर वो लगाया गया है, तो वो सामान्य शब्दों में प्रत्यक्ष कर होता है। इट मीन्स कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जब किसी एक ही व्यक्ति पर हो तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। गत वर्ष क्या है ये अब हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से ये कैसे प्रश्नों के साथ साथ हम अगर इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं।
आज के लिए अपन इतना ही है। अब देखते हैं इसकी आवाज़ और ये आपको दिखाई देता है या नहीं देता है। नए नए प्रयोग करने पड़ रहे हैं। आप इसको देखें और फीडबैक भेजें अपने जो ग्रुप एडमिन्स के जरिए। थैंक यू।